एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए बिहार बोर्ड का क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमारी वित्तीय संस्थाओं को अभी तक हम पढ़ रहे थे, तो उसी के अंतर्गत चैप्टर खत्म होने के बाद, चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व होने के बाद आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी पॉसिबिलिटीज एग्जाम में आने की ज्यादा होती है। तो आज के सेशन से आखिरी तक बने रहें और जाने इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं कि हमें किस तरीके से आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज जो है हम 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तो शुरुआत में आपके लिए होंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको 1 या 2 लाइन में देना है, मैक्सिमम 2 लाइन में। उसके बाद हम शुरू करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लघुत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको 4 से 6 लाइन में देना है। उसके बाद आएंगे आपके कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको 8 से 10 लाइन के अंदर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो है आपको मैक्सिमम 2 लाइन में लिखना है, मैक्सिमम 2 लाइन, ठीक है, या फिर 1 से 2 लाइन में लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है ठीक है, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न हो या लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर हो, उसकी शब्द सीमा निर्धारित होती है, एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, उसी स्पेस के अंतर्गत जो है आपको उन क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के होते हैं, या वित्तीय संस्थान के प्रकार यहाँ पे आपको बताना है। तो वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था और जिस दिन हमने ये चैप्टर शुरू किया था उसी दिन पहली ही स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था कि वित्तीय संस्थान 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ भी आपको वित्तीय संस्थानों के 2 प्रकार बताए गए हैं वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? वो 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और दूसरा प्रकार है आपका राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किस लेवल पे काम करते हैं? राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो है राष्ट्रीय स्तर पर या नेशनल लेवल पे काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान होते हैं वो किस स्तर पर काम करते हैं? वो एक स्टेट लेवल पे काम करते हैं या राज्य स्तर पर काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रेणी में कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान के उदाहरण बताइए। तो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थानों के आपको कुछ उदाहरण बताने हैं। चलिए देख लेते हैं कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान के उदाहरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या होते हैं? जिनके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना आवश्यक है यहाँ पे कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान आखिर क्या होते हैं। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान वे वित्तीय संस्थान होते हैं जिनके लिए किसी पर्टिकुलर बैंकिंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, जिनके लिए आपका पैसा जमा करने या आपको पैसा उधार देने के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या होते हैं? तो संस्थागत वित्तीय संस्थान वो वित्तीय संस्थान होते हैं जिनके लिए अपने आर्थिक विकास के लिए और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्यों के संचालन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान के उदाहरण आपसे पूछे गए हैं। तो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान के उदाहरणों में आप पहले भी जान चुके हैं, आज फिर से एक बार देख लेते हैं कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में जो है सेठ, साहूकार, महाजन, व्यापारी या रिश्तेदार, ये सब आते हैं। तो ये उदाहरण हुए किसके?
ये उदाहरण हुए आपके सामने गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान के, ठीक है। महाजन हो गए सेठ साहूकार, व्यापारी या रिश्तेदार। अगर आपको पैसा उधार दे रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपको आपकी जान पहचान के आधार पर दे रहे हो, उनका यही पेशा हो, जैसे साहूकार या महाजन है वो यही काम करते हैं, उनके पास पूंजी एक बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तो उस पूंजी के जरिए धन कैसे कमाया जाए, तो वो क्या करते हैं कि आपको पैसा उधार देते हैं एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत। और अगर उस समय में जो है आपने उनका पैसा नहीं लौटाया, तो आपने जो जमानत स्वरूप वस्तु उनके पास रखी होगी, जमानत स्वरूप चाहे आपने अपनी भूमि उनके पास रखी हो गिरवी, चाहे आपने आपके क्या बोलते हैं उसको आभूषण या जेवर रखे हों, तो वो क्या होते हैं, वो उनके पास ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना समय उनने आपके लिए दिया था कि आपको हम इतने समय के लिए इतने प्रतिशत ब्याज पे पैसा उधार दे रहे हैं, तो आपको उतने समय के बाद हमें हमारा पैसा ब्याज समेत लौटा देना होगा। लेकिन आप नहीं लौटा पाए, तो आपने जो जमानत स्वरूप उनके पास कुछ भी रखा है, वो फिर वही वस्तु अपने पास रख लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए बढ़े आगे और देखें कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 3 है आपके सामने। भारत में सहकारिता की शुरुआत कब से हुई थी? तो सहकारिता से क्या मतलब है, जल्दी से आप सबसे पहले ये कमेंट करके बता दीजिए कि सहकारिता से क्या मतलब है। मैंने कई बार आपको बताया है कि सहकारिता क्या होती है। तो चलिए पहले हम इस सवाल का आंसर देख लेते हैं कि भारत में सहकारिता की शुरुआत कब से हुई, फिर जानेंगे कि सहकारिता होती क्या है। तो भारत में सहकारिता की शुरुआत सन 1904 से मानी जाती है, या भारत में सहकारिता की शुरुआत जो है 1904 में हुई थी। अब एक बार फिर से जान लेते हैं कि सहकारिता क्या होती है। तो सहकारिता का अर्थ क्या होता है, या सहकारिता शब्द से आप क्या समझते हैं? सहकारिता शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे कि सहकारिता मतलब साथ में, समूह में मिलजुल कर काम करना। तो सहकारिता के तहत कुछ लोग अपना समूह बनाकर, कम से कम 10 व्यक्ति उस समूह से जुड़कर आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं और अपने रोजगार का साधन जो है बनाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड जो है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसके पहले आप जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आपको जो है फुल फॉर्म बताना है। एक एक लेटर का अलग अलग फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट करके बताना है। और उसके पहले हम तब तक ये देख लेते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी सन 1982 में एक अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? तो एक बार देख लेते हैं। याद रखना, जो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ वो भी आप नोट कर लें, और साथ ही साथ ये याद रखें कि नाबार्ड की स्थापना जो है वो किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम। और ये अधिनियम कब आया था, या ये अधिनियम कब पास हुआ था? 1981 में। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं
एक मिनट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम, सॉरी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो ये जो नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत हुई थी। या फिर इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इतनी बात हुई आपको क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने दो चीजें सीख ली। एक तो क्या, एक तो ये सीख ली नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। दूसरी चीज क्या सीख ली? नाबार्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो ये बातें हो गई कुछ नाबार्ड के बारे में। चलिए आगे देखते हैं अब। चलो, तो भारतीय मुद्रा बाजार क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार क्या है। ठीक है, चलिए अब एक डेफिनेशन है आपके सामने भारतीय मुद्रा बाजार की, जो कि पहले भी हम कई बार देख चुके हैं। आज फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के इस सेशन में आज फिर से एक बार हम देखते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार क्या है। इसका उत्तर ये रहा कि ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। कैसे मौद्रिक बाजार? जहां उद्योग एवं व्यवसाय दोनों क्षेत्रों के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन, यहाँ पे याद रखने योग्य यही बात है कि भारतीय मुद्रा बाजार जो है उद्योग और व्यवसाय को खोलने के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मतलब भारतीय मुद्रा बाजार जो है आपको थोड़े समय के लिए जो है पैसा उधार देती है। तो उसे क्या कहा जाता है कि ऐसा बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहीं पे हम भारतीय पूंजी बाजार की बात करें तो भारतीय पूंजी बाजार क्या करता है? भारतीय पूंजी बाजार क्या करता है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। भारतीय पूंजी बाजार जो है दीर्घकालीन वित्तीय सहायता या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो यहीं पे अपन ने भारतीय पूंजी बाजार और भारतीय मुद्रा बाजार के बीच के अंतर को जान लिया। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, मतलब थोड़े समय के लिए, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है, मतलब कि एक लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसका आंसर। लॉजिक से आप समझ ही गए होंगे, कॉमन सेंस के जरिए और इस शब्द के जरिए आप समझ ही गए होंगे कि सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहा जाता है। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर है आपके सामने। इसका आंसर है कि सरकार द्वारा स्थापित एवं संशोधित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जिन संस्थाओं की स्थापना जो है, जिन संस्थाओं के लिए नियम बनाना है, कानून बनाना है, ये सब काम कौन करेगा? सरकार करेगा। तो जिन संस्थाओं की स्थापना जो है सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है, जो सरकार के
सॉरी, जो सरकार के स्वामित्व में है, सरकार के अंडर में रह के काम करती हैं, जो सरकार ने उनको चलाने के लिए नियम कायदे कानून मतलब रूल एंड रेगुलेशंस जो बनाए हैं उनके तहत काम करती हैं, उनको क्या कहेंगे? सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहेंगे या गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहेंगे। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरणों में है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल। क्या ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता है? बिल्कुल नहीं आता। किसके अंतर्गत आता है? गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत, मतलब सरकारी क्षेत्र में आता है। इसके बाद आप देखें एग्जाम्पल दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, सरकारी बैंक है। उसके बाद इलाहाबाद बैंक, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये सारी क्या है? ये सारी सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं हैं या सरकार के स्वामित्व वाली, सरकार के अधिकार क्षेत्र वाली वित्तीय संस्थाएं हैं। तो ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार द्वारा स्थापित एवं संशोधित की जाती हैं, साथ ही साथ सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानूनों के अनुसार ही या सरकार द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही ये काम करती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो बढ़ा जाए आगे। अब चलो चलते हैं आगे। तो अभी तक हमने कुल मिला के 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न देखे। अब हम देखते हैं कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको कितने शब्दों में या कितनी लाइन में लिखना है? तो लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जो है आपको मैक्सिमम 6 लाइन में लिखना है। ठीक है, या 4 से 6 लाइन में आपको इनका आंसर लिखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलते हैं आगे। तो जो है इसका आंसर देख लेते हैं एक बार कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और वैसे हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है। ये 6 अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। अब 7वें नंबर से जो है अपन लघुत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लघुत्तरीय क्वेश्चन का आंसर जो है हमें 4 से 6 लाइन में लिखना है या मैक्सिमम 6 लाइन में लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की बात कही जा रही है। ठीक है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं जानते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है कि छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहा जाता है। तो छोटे पैमाने पर सबसे पहले तो ये समझ लेना कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं जो है छोटे पैमाने पर काम करती हैं। छोटे पैमाने पर काम करती हैं तो ये गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता करती हैं। कैसे सहायता करती हैं? किस माध्यम से सहायता करती हैं? स्वयंसेवी संस्था। स्वयंसेवी संस्था मतलब कि स्वयं सहायता समूह। कल अपन ने स्वयं सहायता समूह के बारे में भी पढ़ा था। स्वयं सहायता समूह ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से जो है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं छोटे पैमाने पर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए साख या ऋण की व्यवस्था कराती हैं। तो ऐसी संस्थाओं को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। जो कि सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? छोटा। जो संस्थाएं छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्थाएं यानी कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कम ब्याज पर, ब्याज की दर भी क्या होगी? कम होगी, ताकि उन लोगों को जब पैसा वो लौटाएं, गरीब लोग जब पैसा लौटाएं तो उनको ब्याज ज्यादा ना देना पड़े। तो कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था कराती हैं। तो ऐसी संस्थाओं को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। लघुत्तरीय प्रश्नों में आपसे पूछा गया है कि वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो वित्तीय संस्थाओं के आपको प्रकार बताने हैं। चैप्टर के शुरू में ही मैंने आपको वित्तीय संस्थाओं के प्रकार बताए थे। तो चलिए देखते हैं कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए, तो वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार बताए गए थे आपको याद होगा। वित्तीय संस्थाओं के मैंने 2 प्रकार बताए थे, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था।
शुरू में भी मैंने अभी बताया था कि ये पहला ही क्वेश्चन था अति लघुत्तरीय प्रश्नों का, और यही प्रश्न आपसे जो है यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि आप कैसे डिफरेंस करोगे कि किस क्वेश्चन का आंसर हमें कितने शब्दों में या कितनी लाइन में लिखना है। यही क्वेश्चन जब आपसे अति लघुत्तरीय में पूछा गया था तो वही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 2 लाइन में लिखना है, और यहाँ पे पूछा गया है तो मैक्सिमम 6 लाइन में इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, अति लघुत्तरीय पूछा था और पूछा था कि कितने प्रकार होते हैं, तो सिर्फ 2 प्रकार के नाम लिख देना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। बस इतना लिखना है कि वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं, राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाएं। वही सवाल जब आपसे लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाए, लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है उनकी डिटेल लिखना है। डिटेल कैसे लिखना है कि राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं और राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं। आपको पता ही है क्योंकि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब आंसर कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए, देश की बात हो रही है मतलब पूरे राष्ट्र की बात हो रही है, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं कहा गया है। ठीक है, पूरे राष्ट्र के लिए काम कर रही हैं, पूरे देश के लिए काम कर रही हैं, एक नेशन के लिए काम कर रही हैं। तो ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण और निर्देशन करती हैं, मतलब जो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे या पूरे देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण करें और निर्देशन करें, तो उनको क्या कहा जाएगा, उन्हें हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। साथ ही साथ नेशनल लेवल पे या राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्य का संपादन भी करती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम भी करती हैं। तो ऐसी संस्थाएं जो सारी वित्तीय व्यवस्था को नेशनल लेवल पर देखें, राष्ट्रीय लेवल पर देखें या राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। चलिए आगे बढ़ें और देखें अब हम देख रहे हैं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं किसे कहा जाता है, तो ऐसी संस्थाएं जिनका संचालन एवं देखरेख कौन करता है, राज्य सरकार करती है। राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाएं हैं तो वो राज्य स्तर तक ही सीमित रहेगी, उनका संचालन, उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट, संपादन, एग्जीक्यूशन जो भी है वो सब कौन करेगी, वो सब एक स्टेट करेगा या स्टेट की सरकार करेगी। तो ऐसी संस्थाएं जिनका संचालन और देखरेख राज्य सरकार करती है, ऐसी वित्तीय संस्थाओं को राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि जब वही क्वेश्चन आपसे अति लघुत्तरीय में पूछा जाए और जब वही सवाल आपसे लघुत्तरीय में पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अति लघुत्तरीय 2 लाइन में लिखना है, वही लघुत्तरीय 4 से 6 लाइन में लिखना है। तो अति लघुत्तरीय लिखा तो जितनी बात पूछी है उतनी लिख दी, और उसके बाद जो है लघुत्तरीय में पूछा तो थोड़ा सा हमने उसको 2-2, 3-3 लाइन में डिस्क्राइब करके बता दिया। चलो चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती हैं, संक्षिप्त में बताइए। व्यावसायिक बैंक है सबसे पहली बात, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लिया अपन ने। ठीक है, अब क्या पूछ रही हैं कि कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती हैं, इसको भी अपन ने एक बॉक्स में जो है सुरक्षित करके रख लिया। अब हमें क्या देखना है कि व्यावसायिक बैंक जो है कितने प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करती हैं। व्यावसायिक बैंक का कार्य है एक, और ये प्रमुख कार्यों में से एक कार्य है। व्यावसायिक बैंक कौन कौन से कार्य करते हैं, जैसे कि आपकी जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा काम आपको ऋण उपलब्ध कराना यानी कि पैसा उधार देना, तीसरा काम क्या करती हैं, तीसरा काम कुछ एजेंसी संबंधित काम करती हैं, जैसे कि आपको एटीएम देना, क्रेडिट कार्ड देना, चेक बुक देना, ये सारे काम। ठीक है तो उसी में से महत्वपूर्ण काम क्या है व्यावसायिक बैंक का या कमर्शियल बैंक का या व्यापारिक बैंक का, वो ये है कि जमा राशि को स्वीकार करना, मतलब
आपका पैसा अपने पास जमा करना। अगर कोई व्यक्ति अपना खाता खुलवा के बैंक में पैसा जमा करना चाहता है तो ये सुविधा बैंक की तरफ से दी गई है, और उसके बदले में जब बैंक आपसे पैसा ले रही है, आप बैंक के पास पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? उस राशि पर जितने भी प्रतिशत ब्याज बनता होगा वो ब्याज आपको मिलेगा। मतलब जितना पैसा आपने जमा किया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब यही देखना है हमें कि व्यावसायिक बैंक कितने तरीके से पैसा जमा करती है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो व्यावसायिक बैंक जो है, आपने पता ही होगा और सुना ही होगा कि व्यावसायिक बैंक जो है 4 प्रकार से, 4 तरीकों से अपने पास पैसा जमा करती है। कैसे कैसे करती है, चलिए देख लेते हैं। तो व्यावसायिक बैंक जो है 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती है, जो इस प्रकार से है। ठीक है, इतनी बात आपने अपने आंसर में लिख दी। अब बढ़ते हैं आगे, वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं और थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि वो प्रकार क्या कहता है, क्या होता है, कि स्थायी जमा क्या होता है, चालू जमा क्या होता है, संचयी जमा या बचत खाता क्या होता है, या आवर्ती जमा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें स्थायी जमा क्या होता है। ठीक है, स्थायी जमा क्या होता है? तो स्थायी जमा को हम और क्या कहते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं, एफडी भी कहते हैं। मतलब ये एक स्थायी समय के लिए जमा होता है और इसमें निर्धारित समय के लिए निर्धारित रकम बैंक जमा करता है। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए ही आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बीच में चाहा कि हम इसमें से कभी भी पैसा निकालना है, हमें ज़रूरत है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने मान लो कि 2 साल के लिए अपनी एफडी बनवाई, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है, तो जब तक वो समय अवधि खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको उसमें पैसा जमा करके रखना ही होता है, लेकिन आप जब चाहें उसमें पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई आपकी समझ में। तो और इसमें क्या होता है, स्थायी रूप से बैंक अपने पास पैसा जमा कर रही है, फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में अपने पास आपका पैसा जमा करवा रही है। तो क्या करेगी, जब आपका वो टाइम कंप्लीट होगा, वो निर्धारित समय सीमा जब समाप्त होगी, तो आपको एक उचित ब्याज भी दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि स्थायी जमा के तहत हम बैंक में कैसे पैसा जमा कर सकते हैं। दूसरा प्रकार देखें तो वो है चालू जमा। ठीक है, चालू जमा, इस प्रकार के खाते में जमा करता अपनी इच्छा से रुपया जमा कर सकता है और निकाल सकता है। इस प्रकार के खाते में इस प्रकार के खाते में आप जब चाहे पैसा जमा कर दो, जब चाहे आप पैसा निकाल लो। इसको जो है करंट अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब चालू खाता है, एक तरीके से चालू जमा का प्रकार है ये। ठीक है, चालू है ये, तो मतलब कभी भी पैसा डाल दो, कभी भी पैसा उससे निकाल लो। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत ही आसान सा प्रकार है। यहाँ पे आपको इनके नाम से ही इनका मतलब समझ में आ जाएगा, तो आपको रटने की, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप ध्यान से समझते जाइए, सब बहुत ही स्लोली और स्मूथली आपके दिमाग में जाता जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रकार की, संचयी जमा या बचत खाता। संचयी जमा या बचत खाता क्या कहलाता है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जमा करता जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, लेकिन रुपया निकालने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। इसमें क्या होता है कि जब चाहे आप पैसा जमा कर दो, लेकिन पैसा निकाल आप जब चाहे तब नहीं सकते। इसमें से पैसा निकालने के लिए कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये व्यवस्था क्यों लाई गई, ताकि आपका पैसा जो है सुरक्षित रहे, थोड़ा थोड़ा होके जमा होता जाए, अनावश्यक रूप से खर्च ना हो पाए। मतलब स्थायी जमा या बचत खाता आपकी बचत प्रवृत्ति को बढ़ाता है, आपकी सेविंग्स को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसको सेविंग अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है। कैसे, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है। अब आते हैं हम अगले प्रकार की तरफ, आवर्ती जमा की तरफ। आवर्ती जमा क्या होता है?
तो इसके तहत जो है या इसके अंतर्गत एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित राशि को बैंक स्वीकार करता है। ठीक है, कैसे? अब अपन इसको देख लेते हैं। इसको एक तरीके से रिकरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको रिकरिंग भी कहा जाता है या रिकरिंग अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है तो आवर्ती जमा में क्या बोला गया है? यहाँ पे ये बोला गया है कि इसके अंतर्गत एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित राशि को बैंक स्वीकार करती है। निश्चित समय अंतराल पर, जैसे कि मान लो आपने तय किया कि हमें 60 माह तक, कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? 60 माह तक, ठीक है, लगातार 1000 रुपए पर मंथ, 1000 रुपए पर मंथ या प्रति माह हम 60 माह तक इस खाते में पैसा डालेंगे। ठीक है, 60 माह तक लगातार इस खाते में पैसा डालेंगे और प्रति माह 1000 रुपए डालेंगे। ठीक है, तो ये क्या बात समझ में आ रही कि एक निश्चित समय अंतराल पर, मतलब हर महीने, ठीक है, निश्चित राशि को बैंक स्वीकार करती है। आपने एक अवधि तय कर ली कि 60 माह तक, 60 माह मतलब कितना समय हुआ? 60 माह मतलब 5 साल। एक साल में कितने महीने? 12 महीने, 12 पंचे 60, तो 60 माह मतलब 5 साल तक आप लगातार हर महीने 1000 रुपये उस खाते में डालेंगे। ठीक है, और आप पैसा बीच में नहीं निकालेंगे। ठीक है, पैसा उससे नहीं निकाला जा सकता, लेकिन आप जो है जब 60 माह तक 1000 रुपये प्रति माह की दर से प्रति माह जो है उसमें पैसा डालेंगे डालेंगे डालेंगे, तो एक समय के बाद आपके पास काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवर्ती जमा के तहत भी बैंक आपकी बचत प्रवृत्ति को बढ़ाता है, आपकी सेविंग्स को बढ़ाता है। तो जमा राशि के जो 4 प्रकार हैं कि व्यावसायिक बैंक किन 4 प्रकारों से जमा राशि को स्वीकार करती है, वो आपने प्रकार देख लिए होंगे और इसके फायदे के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ जान लिया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने लघुत्तरीय प्रश्नों में कि नाबार्ड किसे कहते हैं? नाबार्ड किसे कहते हैं? चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो नाबार्ड को ही राष्ट्रीय कृषि और भूमि विकास बैंक कहा जाता है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और भूमि विकास बैंक या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी इसे कहा जाता है। यह बैंक जो है ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती है। यह बैंक विशेष परिस्थिति में बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि आपदा के समय साख की सुविधा प्रदान करती है। साथ ही साथ आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, शुरू में आप ये भी लिख सकते हैं कि नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी। एक क्वेश्चन अपन ने अति लघुत्तरीय प्रश्नों में सॉल्व किया था। तो नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुई थी। तो इसका आंसर हमें कहाँ से शुरू करना है? हम इस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं कि पहले आप लिखें कि नाबार्ड को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं कि यह बैंक ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती है, बिल्कुल करती है। यह बैंक विशेष परिस्थिति में बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि आपदा के समय भी साख की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए चलते हैं आगे। नाबार्ड के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों की तरफ अपन अब चलते हैं। तो यहाँ तक अपन ने कुछ लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से जो है अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन की इस सीरीज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है, ठीक है, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य बताना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि इसका उत्तर कितने लाइन में अपन को लिखना है? 8 से 10 लाइन, मैक्सिमम 10 लाइन या 8 लाइन। तो आपको कितने में लिखना है? 8 से 10 लाइन में जो है आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आपको आपके क्वेश्चन पेपर में भी इसी तरीके से आपको लिखा मिलेगा।
तो क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अपना अगला प्रश्न कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। अभी पिछले क्वेश्चन में जो पिछला अपन ने 10 नंबर का क्वेश्चन किया था, लघुत्तरीय प्रश्न किया था, उसमें अपन ने क्या जाना था कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार से आपकी राशि को, जमा राशि को स्वीकार करती है। तो बैंक का एक काम क्या था कि जमा राशि को स्वीकार करना। बाकी के 3 प्रकारों के साथ इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। तो व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें कि पहला कार्य अपन देख चुके हैं। आप चाहें तो इतना सारा उसमें ऐड ना भी करें तो भी चलेगा, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि व्यावसायिक बैंक जो है 4 प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करती है, जैसे कि चालू जमा, स्थायी जमा, आवर्ती जमा और संचयी जमा। पर थोड़ी सी डिटेल हम इसकी देख लेते हैं एक बार कि जमा राशि को स्वीकार करना, इसके फायदे क्या हैं, कैसे यह प्रोसेस चलती है, आपकी जमा राशि का क्या बैंक भी उपयोग करती है, आपकी जमा राशि को स्वीकार करने के बदले में बैंक आपको कुछ ब्याज भी देती है, तो वो ब्याज आपको कहाँ से देती है, चलिए जानते हैं। तो उस दृष्टि से इतना अपन को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उससे आपके कई सारे डाउट क्लियर होंगे, कई सारी नई चीज़ें समझ में आएंगी, साथ ही साथ बैंकिंग प्रोसेस आपको समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं कि जमा राशि को स्वीकार करना व्यावसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है अपने ग्राहकों से कर्ज के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। कर्ज के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है, यानी कि यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बात कही गई है कि कर्ज के रूप में मुद्रा प्राप्त करना। इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि एक तरफ बैंक तो आपको कर्ज देती है, उसके बदले आप उसको ब्याज देते हो। अब यहाँ पे बैंक आपसे कर्ज ले रही है, मतलब आप अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे हो, मतलब बैंक आपको बदले में ब्याज भी देगी। कर्ज का मतलब क्या होता है, कर्ज का मतलब यही तो होता है कि पैसा उधार लेना। पैसा उधार लेने का मतलब क्या है कि आपको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तो जब बैंक आपसे कर्ज के रूप में मुद्रा प्राप्त कर रही है, यानी कि आप बैंक के पास पैसा जमा कर रहे हो, बैंक को अपना पैसा दे रहे हो, तो जब आप अपना पैसा निकालोगे तो बैंक भी उस पर कुछ प्रतिशत का ब्याज आपको देगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पूरी प्रोसेस को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। तो कर्ज के रूप में मुद्रा प्राप्त कर रही है बैंक। अब समाज में अधिकांश व्यक्ति, ठीक है, अथवा संस्था अपनी आय का एक अंश बचा कर रखते हैं, बिल्कुल बचा के रखते हैं। जो भी आपने कमाया उसमें से आप थोड़ा थोड़ा बचा के रखते हैं, ऐसा तो नहीं कि पूरा खर्च कर दें, ठीक है। तो अधिकांश लोग अपने बचत के चोरी हो जाने के भय से कि हमने जो पैसा बचाया है वो सुरक्षित जगह पर रखा रहे, वो चोरी ना हो जाए, या व्यय कमाने के उद्देश्य से किसी बैंक में ही पैसा जमा करते हैं। यानी कि हम जब बैंक के पास जो है पैसा जमा करेंगे तो कुछ जो है हमें पैसा बदले में मिलेगा, मतलब ब्याज मिलेगा। तो व्यावसायिक बैंक द्वारा जो है 4 प्रकार से राशि स्वीकार की जाती है। तो जब बैंक आपसे जमा स्वीकार करती है, ठीक है, तो बैंक भी उस पैसा का यूज़ करती है। कैसे, वो आपको पैसा उधार कैसे देती। आप सोचो कि बैंक के पास कैसे पैसा आता होगा कि वो इतने सारे लोगों को जब चाहे तब उधार देती है। तो इसका क्या मतलब है, आपने पैसा बैंक के पास जमा किया, सिर्फ आपने नहीं किया, करोड़ों लोगों ने किया, करोड़ों लोगों के खाते बैंक में है, तो बैंक के पास कितना सारा पैसा हो गया, ठीक है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक वर्ग ही बैंक के पास जमा करता हो, अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सभी व्यक्ति बैंक के पास पैसा जमा करते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग रकम जमा करते हैं, बड़ी रकम, छोटी रकम, मतलब जिसकी जिस हिसाब से सेविंग्स है उस हिसाब से जमा करते हैं। तो उस पर काफ़ी सारा जो है आपने पैसा जमा किया तो बैंक आपको ब्याज भी देती है, ठीक है। अब उसी पैसे को जो है बैंक क्या करती है, लोगों में उधार बांट देती है। तो बैंक को बदले में क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। मतलब आपका भी प्रॉफिट हो रहा है, बैंक का भी प्रॉफिट हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, चल सकती है, या फिर देश की अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति होने का क्या मतलब है कि भाई देशवासियों का भी, जो आम जनता है उसका भी प्रॉफिट हो, साथ ही साथ सरकार का भी प्रॉफिट हो। तो
अगर दोनों का प्रॉफिट अच्छे से हो रहा है तो मान लो कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। तो यही तो हो रहा है कि बैंक आपसे पैसा जमा करवा रही है, वो पैसा जब किसी को लोन चाहिए तो उनको भी दे रही है, उस लोन के बदले उनसे भी पैसा ब्याज के स्वरूप में ले रही है। आप पैसा जमा कर रहे हो तो आपको भी ब्याज दे रही है, इधर से भी पैसा उधर से भी पैसा, सब जगह पैसा पैसा और सब जगह सबका फायदा। तो इतनी बात समझ में आई। तो 4 प्रकार से जो बैंक आपकी जमा को स्वीकार करती है, वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं अभी हम देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। चालू जमा, स्थायी जमा, आवर्ती जमा और संचयी जमा। तो चलिए देखते हैं आगे बैंक का काम कौन सा है। दूसरा काम ऋण प्रदान करना, कई बार सुन चुके हैं, बिल्कुल। अब ऋण प्रदान करना या लोन देना कैसे होता है? व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य है लोगों को ऋण प्रदान करना है। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है, अभी मैंने आपको यही समझाया कि बैंक के पास जो भी पैसा जमा के रूप में आया उसमें से एक निश्चित राशि नगद रूप में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया जाता है। बैंक को जितने पैसों की जरूरत है, मतलब जितनी एक निश्चित राशि होती है उसको अपने पास रख लेती है और बाकी का पैसा जो है इधर उधर जिस व्यक्ति को लोन की जरूरत है, ऋण की जरूरत है, उनमें बांट देती है, उनमें लोन दे देती है। ठीक है। बैंक प्रायः उत्पादक कार्य के लिए ऋण देते हैं। उत्पादक कार्य मतलब कि बैंक जब आपको पैसा दे रही है तो ऐसे ही नहीं दे देती फ्री फंड में कि आप लो पैसे और ऐश करो और खर्च करो और ख़त्म कर दो, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, मतलब जो पैसा आपने बैंक से उधार लिया है उस पैसे का उपयोग किसी आर्थिक गतिविधि में लगाना चाहते हैं ताकि उस पैसे से आप भी पैसा कमा सकें, तब तो आप बैंक का पैसा वापस लौटा पाएंगे और खुद का प्रॉफिट भी बचा पाएंगे। तो बैंक जो है उत्पादक कार्य के लिए ही ऋण देती है तथा उचित जमानत की मांग करते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सीधा दे दिया कि आप गए, हमें पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, फटाफट से आप उठा के ले आए। नहीं, जमानत स्वरूप कुछ आपकी जो चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें हैं, कीमती चीज़ों को जो है अपने पास जमा करती है। क्यों? अगर आप पैसा ना लौटा पाए तो क्या गारंटी है? तो जमानत स्वरूप कुछ तो रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ऋण की रकम प्राय जमानत मूल्य से कम होती है। ये बात भी याद रखना, बैंक जितना पैसा आपको उधार दे रही है उससे ज़्यादा जमानत के रूप में कुछ आपसे जमा करवाएगी। जैसे कि आप अपनी ज़मीन पे जो है लोन ले सकते हैं कि हमारे पास ज़मीन है तो हमारी ज़मीन गिरवी रख लो, हमें लोन दे दो। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़मीन की कीमत तो ज़्यादा होगी। कोई घर गिरवी रख के भी बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो घर की कीमत तो ज़्यादा होगी। तो आपको समझ में आया कि बैंक पैसा उधार कैसे देती है, बैंक ऋण कैसे देती है, बैंक लोन कैसे देती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो 2 चीज़ें अपन ने सीख ली कि बैंक कैसे पैसा जमा करता है और बैंक कैसे पैसा उधार देता है। सामान्य उपयोगी संबंधी कार्य बहुत ही आसान से काम है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक के अन्य बहुत से कार्य को भी संपन्न करते हैं जिसे सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य कहा जाता है, जैसे कि यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र। यात्री चेक मतलब ट्रैवलर्स चेक। कैसे? इस ट्रैवलर्स चेक के जरिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए आप। तो ट्रैवलर्स चेक के जरिए बैंक क्या करती है? ट्रैवलर्स चेक के जरिए बैंक जो है, ट्रैवलर्स चेक अगर आपको जारी किया जाता है तो उस चेक के जरिए आप विदेशों से भी माल मंगा सकते हैं, विदेशों से भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक आपको क्या करती है? यात्री चेक देती है और साख प्रमाण पत्र जारी करती है। लॉकर की सुविधा बैंक आपको देती है, यानी कि अगर आप अपना कोई भी कीमती सामान जो है बैंक के पास जमा करना चाहें, ठीक है, तो आप जमा कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा लॉकर दिया जाएगा जिसमें आप अपना कीमती सामान जाके रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको जो है बैंक के पास जाना होगा, एक फॉर्म भरना होगा कि हमें एक लॉकर की सुविधा आपके बैंक में चाहिए। तो बैंक जो है एक लॉकर की सुविधा आपको दे देगी, उसमें आप जो भी अपने कीमती कागज़, आभूषण, जेवरात, हीरा, सोना, चांदी जो भी आप जमा करना चाहें उसमें आप सुरक्षित रख सकते हैं। उसकी चाबी आपके ही पास रहती है और उसके बदले में आपको साल भर का एक थोड़ा सा कुछ किराया
देना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है, अगर आपको डर है कि घर में अगर आप अपना कीमती सामान रखते हैं तो वो चोरी हो जाएगा, तो आप बैंक में सुरक्षित एक लॉकर में रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एटीएम और क्रेडिट कार्ड, वो किससे मिलके बनता है, मतलब किससे आपको प्राप्त होता है, वो आपको एटीएम और क्रेडिट कार्ड जो है बैंक से ही प्राप्त होता है, जिसके ज़रिए आप 24 घंटे कहीं भी, ठीक है, 24 घंटे 12 महीने कहीं भी किसी भी देश में आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो है आप एक निश्चित मात्रा में कुछ खरीदी भी कर सकते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लें तब तक, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें जल्दी से, फटाफट आप इतना काम कर लें। तो इतना आपने अभी तक नोट कर लिया होगा। अब जो है, अब आपको व्यापारिक सूचना एवं आंकड़े एकत्रित करना, जो इसका जो चौथा काम है, उस पर ध्यान देना है कि बैंक जो है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्यों के अंतर्गत कैसे व्यापारिक सूचना और आंकड़े एकत्रित करती है और वो आप तक पहुंचाती है। तो बैंक एक क्या है, एक आर्थिक क्षेत्र है, एक आर्थिक संस्था है। तो इसका काम ही क्या है कि देश में अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है या दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, तो उन पे सब पे नज़र रहती है, सारी आर्थिक गतिविधियों पे बैंकों की नज़र रहती है। तो अगर आप बैंक से कोई सलाह मशवरा करना चाहें तो बैंक आपको व्यापार संबंधी जो है सूचनाएं भी प्रोवाइड कराती है, ऐसी भी सलाह देती है या ऐसी भी कुछ एडवाइजेस जो है आपको बैंक के ज़रिए उपलब्ध हो जाती हैं। तो बैंक जो है व्यापारिक सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित करती है आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखते हुए, और उन्हीं से संबंधित जो सलाह है, सूचनाएं है, संबंधित जानकारी है, वो आप तक पहुंचाती है। चलिए देखें आगे कि अगला कार्य बैंक का कौन सा है। तो बैंक जो है कुछ कार्य एजेंसी संबंधी कार्य भी होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से काम होते हैं, वो देख लेते हैं। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक जो है ग्राहकों की एजेंसी के रूप में सेवा करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि चेक बिल, ठीक है, ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा वितरण ब्याज, ऋण की किस्त, बीमा की किस्त, इनका भुगतान करना। कौन कौन से काम, पहला तो चेक बिल, ठीक है, दूसरा ड्राफ्ट का संकलन, तीसरा ब्याज भी देती है, लाभांश का संकलन कि बैंक को कितना लाभ हुआ है और वो आप तक कितना लाभ पहुंचा रही है, आपकी जमा राशि पर कितना लाभ पहुंचा रही है, ठीक है, वितरण ब्याज, ठीक है, कितना पैसा उसने ब्याज पे बांटा है। दूसरी बात, ऋण की किस्त, जो लोन उसने दिया है, जो पैसा उसको बैंक ने आपको उधार दिया है, मतलब ऋण दिया है, वो अगर आप कुछ किस्तों में चुकाते हैं, किस्तों में बिल भरते हैं बैंक का, ठीक है, कि मान लो आपने 5 लाख का ब्याज दिया और हर महीने आप बैंक को 20-20 हज़ार रुपये करके लौटा रहे हो, आपकी 20 हज़ार रुपये महीने की किस्त फिक्स है, तो उस पर नज़र रखना कि किस व्यक्ति की किस महीने कितनी कितनी किस्तें कहाँ से कैसी आनी है, ठीक है, तो वो सारा डेटा अपने पास रखना। बीमा की किस्त का भुगतान, ठीक है, तो ये सारे काम किसके होते हैं, ये सारे काम किसके होते हैं, ये सारे काम होते हैं बैंक के काम है, जो एजेंसी संबंधी काम है, छोटे छोटे काम है, और छोटे छोटे काम जो हैं बड़े कामों को सफल बनाते हैं। अगर वो ये छोटी छोटी जो है चीज़ों का ध्यान ना रखे, छोटी छोटी लिखा पढ़ी ना करे, डेटा का संकलन ना करे, ये ना देखे कि हमने जब पैसा उधार दिया था तो वो कब कब वापस आ रहा है, तो जब बैंक ही ध्यान नहीं देगी तो आप और हम तो हैं ही लापरवाह। हम क्यों किसी का पैसा लेके किसी को वापस करेंगे। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है तो आप बिल्कुल पैसा लौटाने का नहीं सोचेंगे। तो ये ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है, जिसने आपको पैसा उधार दिया, या आप जिसको पैसा उधार दें, तो वो जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप उस चीज़ को ध्यान में रखें और उसका एक अलग से डेटा बना के रखें, तारीख नोट करके रखें, ठीक है। तो इस तरीके से बैंकों में लेन और देन दोनों तरीके के काम होते हैं, और कैसे कैसे होते हैं वो आप सभी जान ही चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्त के स्रोत के कार्यों का वर्णन करें।
जो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत हैं उसके कार्य अब आपको बताना है। अभी तक अपन ने व्यावसायिक बैंकों के कार्य देखे थे, अब हम देख लेते हैं फटाफट इनके काम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य स्तर की जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। वो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, और उन 2 प्रकारों में कौन सी संस्थाएं कौन कौन से काम करती हैं वही सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो आप उसकी तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दें, आपको सारे काम समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं। 2 हैं, एक तो है गैर संस्थागत और दूसरा है संस्थागत। मतलब गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। तो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में क्या होता है, इसके अंतर्गत महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार इत्यादि आते हैं। ऐसे तो महाजन और सेठ साहूकार ग्रामीणों को उत्पादन और उपयोग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। जो साहूकार, महाजन, ये सभी जो हैं क्या करते हैं भाई, पहला काम इनका क्या है, ये हैं क्यों, जो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो कि सेठ साहूकार है, महाजन है, व्यापारी है, रिश्तेदार है इत्यादि सभी किस में आ रहे हैं, ये सभी किस में आ रहे हैं, गैर संस्थागत में। अब ये व्यक्ति क्या काम कर रहे हैं, ये व्यक्ति क्या कार्य कर रहे हैं, यही तो आपसे पूछा गया। ये क्या कर रहे हैं, पहला कार्य यही है कि ग्रामीणों को उत्पादन एवं उपयोग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम है। और ऋण देने का आधार इनका क्या होता है, ऋण देने का आधार जो है कि व्यक्ति से अमानत स्वरूप, ठीक है, उनके जमीन, जेवर, अन्य कीमती सामानों को गिरवी रखते हैं। अगर आपको इनसे पैसा उधार चाहिए है तो ये क्या करेंगे, आपसे जमानत स्वरूप कुछ निश्चित राशि जो है अपने पास जमा करवाएंगे। निश्चित कीमती सामान, कुछ अमानत आपकी अपने पास जमानत के रूप में जमा कराएंगे और फिर आपको आपका पैसा लौटाएंगे। और अगर आप उनका पैसा नहीं लौटा पाते हैं तो वो आपकी दी हुई चीज़ अपने पास रख लेंगे। ठीक है, तो यदि समय पर इनका भुगतान नहीं किया जाता है तो अमानत स्वरूप रखे हुए सामान को वो बेच देते हैं या खुद उपयोग में ले आते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान का भी क्या काम है कि ग्रामीणों को उत्पादन और उपयोग संबंधी सभी ऋण उपलब्ध कराना, सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। अब संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या है, तो संस्थागत वित्तीय संसाधनों में सहकारी बैंक, प्राथमिक बैंक, सबसे पहले ये देख लें कि इनमें क्या क्या आते हैं। तो सहकारी बैंक, ठीक है, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, ठीक है, चौथा नाबार्ड, ये सब आते हैं जो क्या करते हैं, जो आवश्यकता अनुसार किसानों को ऋण प्रदान करते हैं। तो गैर संस्थागत और संस्थागत में हमने यहाँ पे 3 चीज़ें जान ली। 3 कौन कौन सी चीज़ें जान ली, पहला तो ये जान लिया कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय के जो स्रोत हैं जो 2 हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत। गैर संस्थागत क्या होते, संस्थागत क्या होते, ये देख लिया। इनमें क्या क्या आते वो देख लिया, ये क्या करते हैं वो भी देख लिया। तो इतनी सारी बातें जान ली। बढ़े आगे। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि स्वयं सहायता समूह क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह क्या है। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है और इसके विकास में महिलाओं की भूमिका भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या है, फिर हम जानेंगे कि इसके विकास में महिलाओं की भूमिका क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह जो है प्रायः महिलाओं का, और वो भी कितनी महिलाओं का, 15 से 20 सदस्यों वाला एक समूह है। ठीक है, तो 15 से 20 महिलाएं इसमें जो है सदस्य के रूप में काम करती हैं। एक समूह है जो क्या करता है, जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों से बचत करती हैं। स्वयं सहायता समूह के अंदर ये मिलके कुछ काम करती हैं, कुछ आर्थिक गतिविधि करती हैं, पैसा कमाती हैं और कुछ पैसा उसमें से बचाती भी हैं। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाकलापों से बचत करती हैं और उसे समूह में ही जमा कराती हैं ताकि उनकी सेविंग्स वहीं के वहीं होती रहे, उनको पैसा जमा करने की, पैसा सुरक्षित रखने की सुविधा जो है वहीं के वहीं प्राप्त हो। फिर बैंक से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करती हैं। ऐसे समूह को क्या कहा जाता है, स्वयं सहायता समूह या स्वयं सेवी सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप
खुद काम करो और खुद की मदद खुद करो। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो स्वयं सहायता समूह 15 से 20 महिलाओं का एक समूह होता है, मतलब इसमें 15 से 20 महिलाएं होती हैं जो उस समूह के अंदर कुछ आर्थिक गतिविधियां करती हैं और अपना पैसा जो है बचाती हैं, अपना पैसा जमा करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बैंक से लघु ऋण लेकर जो है अपने पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करती हैं और जिनको भी समूह के अंदर भी ज़रूरत है तो उनकी भी ज़रूरतें वो आपस में पूरा करते हैं। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह जो है इसके विकास में महिलाओं की भूमिका को बताना है कि स्वयं सहायता समूह का विकास महिलाओं ने कैसे किया और महिलाओं ने साथ साथ आर्थिक गतिविधि में कैसे योगदान दिया, खुद के जीवन स्तर को कैसे आगे बढ़ाया, खुद के जीवन स्तर को, खुद की लाइफ स्टाइल को कैसे अच्छा किया। तो चलिए देख लेते हैं एक बार ये भी। तो अब हम देखेंगे कि स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भूमिका क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि समूह के माध्यम से गरीब महिलाओं को संगठित कर उन्हें स्वयं के उद्योग के लिए प्रोत्साहित करना। महिलाएं क्या कर रही हैं इसमें? महिलाएं क्या कर रही हैं? इस समूह के माध्यम से गरीब महिलाओं को सबसे पहले संगठित कर रही हैं, उन्हें इकट्ठा कर रही हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रही हैं कि आप भी कमा सकते हैं, आप जो काम कर सकते हैं वो काम करिए समूह में रह के और हमारे उद्योग को आगे बढ़ाइए, खुद की आर्थिक स्थिति को अच्छा करिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा क्या है, दूसरी भूमिका क्या है कि आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। महिलाएं जो हैं दूसरी महिलाओं को भी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करती हैं कि आपकी ये आर्थिक समस्या है, इसका समाधान इस समूह में काम करने से हो सकता है। और जहाँ पे आर्थिक समस्याओं का समाधान नज़र आता है हमें, तो धीरे धीरे आपकी जो सामाजिक समस्याएं हैं वो भी दूर होने लगती हैं। तो इस तरीके से आप आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग बन रहे हो, बहुत ही सशक्त बन रहे हो। ठीक है, अब अगला देखें तो महिला सदस्यों में स्वयं सहायता और आत्मविश्वास की भावना को जागरूक करना है। जो भी महिला सदस्य हैं उनकी, जो समूह के अंदर काम कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह के साथ काम कर रही हैं, तो उनमें कौन कौन सी भावनाएं बढ़ रही हैं? एक तो खुद की हेल्प करने की, हम खुद की हेल्प खुद कर सकते हैं, हमें किसी पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जब वो ये जान जाएंगी कि हम खुद के लिए पैसा खुद कमा सकते हैं, साथ ही साथ अपना परिवार भी चला सकते हैं, तो उनमें क्या हो रहा है? उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब देखते हैं आगे कि ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता से गरीबी उन्मूलन जो है वो खत्म करना, गरीबी को रोकना। कैसे? ग्रामीण रोजगार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव में ही रोजगार मिल रहा है, खुद का रोजगार भी आप चला सकते हैं, परिश्रम के माध्यम से जो है आप गरीबी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और देखें आगे, और आपको और आगे दिया गया है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकना। मतलब अगर आपके गांव में ही आर्थिक गतिविधियों की कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप पैसा कमाने के लिए, आर्थिक उपार्जन के लिए गांव से शहर की ओर जाएंगे। पलायन करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र में ही अर्थ उपार्जन के तरीके मिले, रोजगार के अवसर मिले, रोजगार के साधन मिले, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि दूसरे शहर में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके गांव में ही रोजगार के साधन दिए जा रहे हैं, उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो है 15-20 लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक छोटे से उद्योग की स्थापना के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। तो लोगों का शहरों की तरफ भागना दौड़ना ये क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखें कि स्थानीय संसाधन को चिन्हित करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कैसे इम्पोर्टेंट बात है? अगर आपको गांव में ही उद्योग चालू करना है, गांव में ही रोजगार के साधन ढूंढने हैं, गांव में ही पैसा कमाना है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं
या ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जिनका यूज़ करके, जिनको अपने उपयोग में ला के हम यहीं पे काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, वहाँ पे जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं का प्रयोग करके आप जो है अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है? सबसे पहली बात यही होती है कि स्थानीय संसाधन को चिन्हित करना, वहाँ ये पहचानना कि कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। उसके बाद हम देखें तो श्रम आधारित नए रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देना, जिसमें श्रम शक्ति लगती हो, मानवीय शक्ति लगती हो, ऐसे जो है ऐसे रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। उसके बाद अगली भूमिका देखें तो हस्तशिल्प एवं हथकरघा जैसे उद्योगों को प्रोत्साहित कर महिलाओं को रोजगार देना है। महिलाएं अधिकतर कैसे काम कर सकती हैं? जो घर पर बैठ के काम हो सके, हाथ से काम हो सके, ज़्यादा मशीनरी काम ना करना पड़े। तो ऐसे कुछ उद्योग चालू करना जो हाथ से होते हों। ठीक है, हस्तशिल्प का क्या मतलब है कि हाथ से करी गई कारीगरी, हाथ से सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना। ठीक है, शिल्प का मतलब क्या होता है? कला होता है, मतलब हाथ से कोई कलाकृति बनाई जाए तो उसको बढ़ावा देना। साथ ही साथ हथकरघा क्या होता है? जिसके जरिए कपड़े का निर्माण होता है, और आजकल हथकरघा के कपड़े बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी हैं। खादी वस्त्र उद्योग को आप देख लें, ठीक है, हथकरघा उद्योग आप देखें तो ये क्या करता है? इसमें हाथ से कपड़े बनाने का काम होता है, चरखे लगे होते हैं, एक अलग तरीके की मशीनें लगी होती हैं जिनमें हाथ से कपड़ा बनाया जाता है। तो हस्तशिल्प और हथकरघा जैसे उद्योगों को प्रोत्साहित कर महिलाओं को जो है रोजगार प्रदान करना है। उसके बाद आप देखें कि महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्यान्न सामग्री का व्यापार करके महिलाओं व बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना। तो महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा क्या किया जाता है? महिलाओं को बहुत अच्छे से एक काम आता है, खाना बनाना। बिल्कुल, तो घर पे ही वो विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री बनाए। तो जब घर पे ही खाद्य सामग्री का निर्माण होगा तो क्या होगा कि वो सामग्री बहुत ही शुद्ध बनेगी, उसमें पोषण की मात्रा ज़्यादा होगी, उसमें पोषक तत्व ज़्यादा होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तरफ रोजगार मिल रहा है, आप पैसे भी कमा रहे हैं, और उस जरिए पैसे कमा रहे हैं जो काम आपको बहुत अच्छे से आता हो। अगर आपको कोई ऐसा रोजगार दिया जाए जिसमें आपका मन लगता हो और वो काम आप रोज करते हो और उससे आपको पैसा भी मिले, तो आपको इस काम को करने में क्या बुराई? आपको साथ में मज़ा भी आएगा। और इस काम के ज़रिए जब आप खाद्य सामग्री बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो काम आप रोज करते हो आपको वही काम करना है, और साथ ही साथ उस काम के ज़रिए जो है आपको महिलाओं को, बच्चों को, और जो भी व्यक्ति उस खाद्य सामग्री को खाएंगे या अपने उपयोग में लाएंगे तो उनके पोषण स्तर में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ महिलाओं को ये एक सबसे अच्छा रोजगार का साधन भी है। तो इस तरीके से जो है हमने महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में जाना, और दूसरी बात हमने क्या जानी कि इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है, किस तरीके से महिलाएं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, और खुद के आत्मविश्वास को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, और महिला सशक्तिकरण की वृद्धि में सहायक होता है एक स्वयं सहायता समूह। तो इस तरीके से जो है आज हमने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जाना, इस सेशन में हमारी वित्तीय संस्थाओं के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जाना। अगले सेशन में अब अपनी एक चीज़ बचती है, वो क्या है? वो है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ा रहना होगा। तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन से जुड़ा रहना होगा। साथ ही साथ जो है अगर आप ई-नोट्स और ई-बुक्स भी चाहते हैं तो यहाँ पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उससे आप हमारे ई-बुक्स और ई-नोट्स को अवेल कर सकते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स का जो चैनल है वो यूट्यूब के अलावा फेसबुक,
इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स जो है आपको ये सारे टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है। तो आज के इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।